बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर जिंदगी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और मौत उसको ठिंगा दिखाती और मुंह चढ़ाती हुई उसके सामने से गुजर गई थी। हालांकि आज वो घर से हत्तमी इरादा करके निकली थी कि खुद को बच्चों समेत खत्म कर लेगी। उम्र का जो गिलास उसके हाथ में थमाया गया था उसमें जिंदगी की सूरत में कतरा कतरा मौत थी। तो जब मरना था तो किस्तों में मरने की जगह एक मुकम्मल मौत क्या बुरी थी। आज से 3 दिन पहले उसने एक ही घूंट में मौत को हलक से नीचे उतारने का फैसला कर लिया। इस फैसले में वो तन्हा नहीं थी बल्कि आमना और मुन्ना भी शामिल थे। मुन्ना इसलिए कि वो बहुत छोटा था, माँ के बगैर कैसे जीता, और आमना यूं के अभी से आमना के ऊपर हवस भरी निगाहों में नाचती गलाजत कुलसूम को नजर आती तो उसका दिल चाहता था कि या तो गलाजत का गला घूंट दे या फिर आमना का। 3 दिन पहले जब जिंदगी में आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया तो कुलसूम ने बच्चों समेत इज्तिमाई खुदकुशी का आसान रास्ता चुना। इंसान को मौत के लिए ना तो रिश्वत की जरूरत पड़ती है और ना ही दौलत की। उसे लगता था कि जीने से ज्यादा मरना आसान है, लेकिन जब वो इस फैसले पर अमल दरामद करने आई तो उसे लगा कि ये इतना आसान भी नहीं जितना वो समझ रही थी। पहले दिन तो वो ट्रेन को आते देखकर ही डर गई थी और जल्दी से आमना को खींचकर खुद भी पटरी से उतर गई। दूसरे रोज भी यही हुआ कि लेकिन आज तीसरे रोज भी उसका हौसला उसका साथ छोड़ देगा। उसे मालूम न था, वो दिल बहुत सख्त करके यहाँ तक आई थी। आमना को भी उसने काफी हद तक ज़हनी तौर पर आमादा कर लिया था। मुन्ना उसके कंधों से सर टिकाए सो रहा था और आमना ने भी अब सवाल करना बंद कर दिए थे। अब तो वो खाने के बारे में भी कुछ नहीं पूछ रही थी। दूर से गाड़ी का इंजन अपनी सुर्ख आंखों को दिखाता हुआ, जिसमें एक वहशत थी, ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। कुलसूम ने आमना का बाजू पकड़कर खुद से करीब कर लिया और आंखें बंद कर लीं। मौत एक गिड़गिड़ाहट के साथ कुलसूम के करीब आ रही थी और करीब कुलसूम की बंद आंखों के सामने उसके बच्चों की लाशें आती, पर खच्चे उड़े हुए बदन उसे ऐसा लगे कि जैसे इतने दिनों से खुदकुशी के लिए जिस हिम्मत और हौसले को वो जमा कर रही थी उसने फिर कुलसूम का साथ छोड़ दिया है। वो थर थर कांपने लगी। न जाने कैसे पहले उसने आमना को धक्का देकर पटरी से दूर किया और फिर खुद भी दूसरी तरफ खाली पटरी पर आ गई। गाड़ी खौफनाक खड़खड़ाहट के साथ उसके करीब से गुजरने लगी। मुन्ना डर कर जोर जोर से चीखें मार के रोने लगा। मुन्ने के आंसुओं में खुद के उसके आंसू भी शामिल हो गए। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो खुद अपनी ही मैयत के सामने रो रही हो। भारे हुए कदमों के साथ वो उठी, आमना का हाथ पकड़ा और आमना किसी बेजान चाबी की गुड़िया की तरह उसके साथ कदम उठाने लगी। कुलसूम ने घर आकर खाली बर्तन देखे तो बहुत से सवाल फिर उसके सामने फन फैलाए खड़े हो गए। ये जिंदगी इतने सारे सवालात को क्यों जन्म देती है, और सवाल भी वो जिनका कोई जवाब ना हो। अपनी भूख तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपनी औलाद को रोटी के लिए बिलखता देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रफीक जिंदा था तब भी घर में अक्सर फाके होते थे। अक्सर ऐसा होता कि दोपहर को खाने के लिए कुछ ना मिलता, लेकिन रात को रफीक की कोशिश कहीं ना कहीं से कुछ खाने को ले ही आता था और वो सब बैठकर सब्र और शुक्र से जो भी मुयस्सर होता खा लेते। मगर रफीक की मौत के बाद कुलसूम ने जाना कि मुसलसल भूख क्या क़यामत ढाती है। रफीक की मौत एक बम धमाके में हुई थी। वो एक फैक्ट्री के सामने ठेला लगाता था। मजदूरों की छुट्टी होती और बाहर निकलने के बाद वो कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते। यूं घर की गाड़ी चलती रहती। फिर यूं हुआ कि हड़तालें होने लगी। सियासी वर्कर्स आते और फैक्ट्रियों को और मिलों में ताले लग जाते और फायरिंग के डर से लोग घरों से निकलते हुए डरते। रफीक भी काम पर ना जा पाता। उस जमाने में कुलसूम को मौत एक बदकार फाहिशा की तरह लगती थी। जिसकी नजरें उसके शौहर पर हों वो रफीक को मिन्नतें समाजतें करके रोक लेती और फाके भी बर्दाश्त कर लेती। मगर फिर ऐसा वक्त आया कि फायरिंग की जगह खुद कुछ धमाकों ने ले ली और लोग इसमें हलाक होने लगे। न मरने वालों को पता होता कि वो क्यों मारा गया और न मारने वाले को इल्म होता कि वो क्यों मार रहा है।
ऐसी ही सर्दियों की एक उदास शाम थी। कुलसूम को खबर भी ना हुई कि घर में होने वाली एक गैर मानूसी दस्तक क्या क़यामत लाई है। उसने दरवाजा खोला तो एम्बुलेंस वाले और मोहल्लेदार के साथ रफीक अहमद की लाश लेकर आए थे। अचानक बहुत सी औरतें कुलसूम के घर में आ गईं। ऐसी औरतें जिनको कभी भी उसने देखा ना था। वो सब उससे हमदर्दी जताकर उसे रोने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन वो क्यों रोती? वो जानती थी कि रफीक उसकी आंसुओं से चिढ़ता है। फिर इन औरतों ने हमदर्दी की आड़ में उसका हरा दुपट्टा उतारकर उसे सफेद चादर उड़ा दी और उसके हाथ में पड़ी 4-5 कांच की चूड़ियां तोड़ दी। कांच उसकी कलाई में भी लगा और खून का नन्हा सा एक कतरा चमकने लगा और फिर खून फैलने लगा। फिर उसमें रफीक का खून भी शामिल हो गया। अचानक जैसे मंजर बदल गया। रफीक ने कफन पहना हुआ था और वो खून से भीग रहा था। टीवी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा था। हुकूमत वजाहतें दे रही थी और कुलसूम बेहोश हो गई थी। जब कुलसूम को जरा सा होश आया तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि मौत कितनी मेहरबान और जिंदगी कितनी जालिम होती है। उसका तो दुनिया में कोई भी ना था, न माँ बाप, न बहन भाई, न ससुराल। ससुराल एक गांव में रहते थे जिसकी कभी कुलसूम ने शक्ल भी नहीं देखी थी। मकान भी किराए का था, लेकिन किराया देने से पहले तो मसला ये था कि खाना कैसे खाया जाए। कुछ दिन मोहल्ले वालों ने साथ दिया, फिर सब हाथ खींच कर बैठ गए। आमना अभी सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन कुलसूम अभी से उस पर पड़ने वाली मैली निगाहें देख सकती थी। उसने मुख्तलिफ घरों में काम करने की कोशिश की, मगर हर जगह उसका खूबसूरत होना घर की मालका के लिए खतरे का सिग्नल बन जाता। न भाई मासी को मासी लगना चाहिए, ऐसी गोरी रंगत वाली मासी नहीं चाहिए हमें भाई। घर में फाकों पर फाके होने लगे। आखिर एक घर में बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उसे काम ही मिल गया। वो एक बेवा खातून थी, बहुत बूढ़ी थी, मगर चिड़चिड़ी भी बहुत थी। एक ही बेटा था जो सुबह गया शाम को आता। देखो, मुझे बच्चों वाली मासी नहीं चाहिए। उन्होंने वाजिया तौर पर अपनी शर्त पेश कर दी। मैं बेवा हूँ पर बच्चे नहीं हैं। मैंने इसके सामने आधा सच और आधा झूठ बोल दिया। हाँ तो फिर ठीक है। वो औरत मुतमईन होगी। हाँ देखो, मुझे एडवांस मांगने वाली मासियाँ भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बच्चों वाली मासियों को नहीं रखती। आज मुन्ने को बुखार हो गया, आज बेटी गिर गई, 100 बहाने होते हैं और हर 4 दिन बाद एडवांस। खैर तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं तो मसाइल भी कम होंगे। कुलसूम जो ये सोच रही थी कि 2-4 दिन जैसे तैसे गुजारा करके कुछ पैसे अपनी तनख्वाह से एडवांस मांग लेगी, तो ये उम्मीद भी जन्म लेते ही मर गई। आमना अगरचे बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो मुन्ने को संभालती और कुलसूम काम पर जाती। उसने सुना था कि बड़े लोग जूठा या बचा कुचा खाना अपनी मासियों को दे देते हैं, मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट था। बड़ी बेगम खाना नाप तोल कर पकाती, कभी खाना बचता ही ना था। एक दिन 2 रोटियाँ जाने कैसे बच गई तो कुलसूम ने डरते डरते पूछा, बड़ी बेगम साहिबा, ये रोटियां मैं ले जाऊं? अरे क्यों भला, मैंने ये जानकर ज्यादा बनाई है। एक रोटी बिल्ली को दूध में भिगोकर दूंगी और एक मैं खुद खाऊंगी। बासी रोटी अच्छी होती है मुझे। और तुम जानती हो ना आटा क्या किलो है? हाँ, तुम क्या जानो, टीवी वगैरह न्यूज चैनल देखने की तौफीक तो नहीं होती तुम लोगों को। अरे अभी कल ही आटा और महंगा हो गया है। मुल्क में कहराम मचा हुआ है, कहराम। बड़ी बेगम ने एक लंबी तकरीर शुरू कर दी, जिसमें सिर्फ इतना हिस्सा कुलसूम की समझ में आया कि आटा महंगा हो गया है। 1-2 दिन बाद वो किचन में काम कर रही थी कि अचानक बड़ी बेगम गुस्से में भरी हुई किचन में दाखिल हुई। कुलसूम ने मुड़कर देखा और जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बड़ी बेगम के साथ आमना मुन्ने को गोद में लिए खड़ी हुई थी और वो जोरों के तार रो रही थी। कुलसूम के हाथ में पकड़ा हुआ चमचा गिर गया। आमना और वो आमना की तरफ लपकी। क्या हुआ मेरी जान? अम्मा अम्मा, छत से कूदकर एक आदमी घर में आ गया था। वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे पकड़ रहा था। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया तो वो भाग गया। सायरा खाला दीवार से चढ़कर झांकने लगी। मैं डर कर यहाँ आ गई। अम्मा मेरे साथ घर चले। कुलसूम ने रोती हुई आमना को गले लगा लिया। अचानक उसकी नजरें बड़ी बेगम से टकराईं।
जो किसी खामोश तमाशाई की तरह ये मुकालमे सुन रही थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? जी, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ऐसी मासियाँ नहीं चाहिए जो झूठी हों, क्योंकि जो झूठ बोलेगी वो चोरी भी करेगी, धोखा भी देगी, और मुझे नहीं चाहिए। वो तेजी से अंदर गई और कुछ पैसे लाकर कुलसूम के हाथ में रख दिए। ये है तुम्हारा हिसाब, कल से मत आना। कुलसूम आमना का हाथ थामकर बाहर आ गई। रास्ते से उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और घर आकर तीनों ने बहुत दिन बाद पेट भर कर खाना खाया। कुछ दिन एक हफ्ता के कमाए हुए पैसों से गुजर गए, लेकिन आमदनी का मुस्तकिल जरिया क्या होगा, ये सवाल अक्सर उसे परेशान करता। घर में फिर फाके शुरू हो गए। एक शाम, दूसरी, तीसरी, मुन्ना मुस्तकिल रो रहा था। मालिक मकान अभी बातें सुनाकर और घर खाली करवाने की धमकी देकर गया था। कुलसूम माऊफ होते हुए जहन के साथ उठी और चादर ओढ़कर घर से जरा दूर फाइक किराना स्टोर पर आ गई। उसने अक्सर रफीक से सुना था कि पढ़े लिखे लोगों में बात समझने की सलाहियत और रहमदिली ज्यादा होती है। उस दुकान पर अक्सर वो एक चश्मे वाले नौजवान को कोई किताब या अखबार पढ़ते हुए देखती थी। भाई बात सुनिए, वो बड़े लजाहत से लहजे में बोली। जी फरमाए बहन, वो मुझे 2 किलो आटा चाहिए। मगर क्या? मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको जल्द ही दे दूंगी, आप बेशक लिख लीजिए। उधार तो हमारे यहाँ कब से बंद है। उसका नरम लहजा एकदम से खुरदरा हो गया। बड़ी मेहरबानी होगी भाई, मैं बेवा हूँ। अभी बम धमाके में जो रफीक सब्जी वाला मरा था, तुम उसकी बेवा हो? हाँ जी, मैं उसकी बेवा हूँ। जब तक जिंदा था मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। हाँ वही मैं कहूँ कि कभी देखा तो नहीं तुम्हें। नौजवान के लहजे में बेतकल्लफी आती जा रही थी और आंखों में वो चमक जो एक औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या जाहिल फौरन पहचान लेती है। कितना आटा चाहिए? जी 2 किलो। 2 किलो में क्या होगा, 5 किलो कर दूं? कुलसूम सोच में पड़ गई। अदायगी कहाँ से करूंगी? नहीं भाई, आटा इतना महंगा हो गया है, फिर पैसे अदा करना मुश्किल होंगे। अरे ना करना अदा, मैं कौन सा मांग रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाना कल। जब तक आती रहोगी आटा, दाल, चावल मिलते रहेंगे। कुलसूम तो सख्ते में आ गई। आटा इतना महंगा हो सकता है, ये उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था। नहीं चाहिए इतना महंगा आटा, नहीं चाहिए। कुलसूम रोती हुई दुकान से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। आटा कितना महंगा हो गया है। एक गरीब औरत की हुर्मतो इज्जत से भी ज्यादा ये कौन सा दौर है, कौन सी जगह है, ये कैसे लोग हैं। और फिर इस वक्त उसने इज्तिमाई खुदकुशी का हतमी फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो जिंदा रहकर दुनिया से लड़ने का हौसला खो बैठी थी और अपने बच्चों को भी जिंदगी की ना मेहरबानियों की जद में छोड़ सकती थी। 3 दिन ट्रेन के नीचे आने की कोशिश में नाकाम होकर कुलसूम इस नतीजे पर पहुंची कि मौत को खौफनाक और शोर से भरपूर नहीं होना चाहिए, बल्कि नरम, पुरसुकून और खामोश होना चाहिए। मसला ये था कि रेलवे ट्रैक उसके घर से 2 कदम के फासले पर था, लेकिन बड़ी नहर काफी दूर थी। अगली सुबह उसने बच्चों को जल्दी जगा दिया। सुबह ही सुबह नहर पर भी सन्नाटा होगा। वो दोनों बच्चों को लेकर पैदल ही शहर की तरफ चलती गई और काफी लंबा रास्ता तय करके नहर पर पहुंची। पानी सुबह की नरम धूप में झिलमिला रहा था। वो नहर के किनारे किनारे काफी दूर तक चली गई। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? आमना बार बार पूछती, मगर कुलसूम कोई जवाब न देती। आखिर एक जगह वो रुक गई। यहाँ नहर का पानी काफी गहरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई ज़ी-नफ्स नजर नहीं आ रहा था। मुन्ना उसकी गोद में था। कुलसूम ने आंखें बंद करके दिल मजबूत किया, जोर से कलमा पढ़ा और आमना को पढ़ाया। फिर उसने आमना को जोर से धक्का दिया और साथ ही खुद भी छलांग लगा दी। लहरों ने इन तीनों को अपनी मेहरबान आगोश में समेट लिया और जिंदगी ने शायद शिकस्त मांगी। नहर किनारे यूं लगा जैसे कोई चीज झाड़ियों में अटकी हुई है। कुछ लोगों ने जाकर देखा तो एक औरत की लाश थी और उसके सीने से एक बच्चा लिपटा हुआ था। लोगों ने मुश्किल उसे खींच कर बाहर निकाला तो मालूम हुआ कि बच्चा तो मर चुका है, लेकिन औरत के अंदर अभी भी सांसें बाकी थीं। गांव के लोग डूब जाने वालों का इलाज करने के माहिर थे। पहले तो पेट दबा दबा कर पानी निकाला गया,
फिर सब उसे लेकर हकीम जी की तरफ भागे। हकीम ने कुछ जड़ी बूटियां पकाकर चम्मच से औरत के हलक में टपकाई और कहा कि अब इसे होश आ जाएगा। सबका मुत्तफिका फैसला था कि इस औरत को बीजी के घर ले जाया जाए, जो गांव में एक नेक बीबी के तौर पर जानी पहचानी जाती थी। बीजी ने औरत को अपने कमरे में लटा दिया और बच्चे की तदफीन का हुक्म दिया, क्योंकि इस्लाम जल्द से जल्द तदफीन का हुक्म देता है। अब सब बेचैनी से औरत के होश में आने के मुंतजिर थे। मर्द बाहर थे और औरतें बीजी के कमरे में थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी, लेकिन बीजी की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। दूसरी औरतें भी सांस रोककर एक दूसरे को देख रही थी। बेचारी गरीब औरत जिंदगी की जंग तो जीत गई, मगर उसका मासूम बच्चा, उसे तो दफन हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं। माँ तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछेगी, और जब वो सवाल करेगी तो फिर हम उसे क्या जवाब देंगे। सबके जहन माऊफ हो रहे थे। सबके सामने एक बड़ा सा सवालिया निशान किसी पेंडोलियम की तरह हरकत में था। सब बेचैन थे और मुस्तरिब थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बीजी को थी। वो उसका हाथ थामे बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता हथेली को सुलहा रही थी। आखिर उसकी पलकें लरजने लगी और फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? नकाहत में लिपटी हुई आवाज ने सवाल करना चाहा। तुम हमें नहर के किनारे से मिली थी बेटा, ये बस्ती मुरादपुरा है। बीजी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन सी बस्ती? बस्ती मुरादपुरा। बीजी को शायद आंखों में लिखी हुई हर इबारत पढ़नी आती थी। अभी तक उसने जबान से कोई सवाल नहीं किया था। औरतें दम साधे उसके सवाल के मुंतजिर थीं, जिसका जवाब बीजी जैसी दीदा औरत के पास भी न था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, उसका हाथ उठा और फिर गिर गया। शायद वो बच्चे को ढूंढ रही थी जो उसके पहलू में था। कमजोर दिल औरतों की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपके छुपके से अपने मैले दुपट्टों से उन्होंने पूंछ लिया। यहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बीजी की समझ में सिर्फ यही लफ्ज आ सका, यहाँ मैं बीजी हूँ। तवीज़ दुआ सबके काम अल्लाह के हजूर पेश करती हूँ। अपनी बीजी से बात करो बेटा। उसने खाली खाली निगाहों से बीजी की तरफ देखा और बोला, बीजी क्या कह रही थी तुम? बीजी ने ढारस बंधाने वाले लहजे में कहा। कमरे में खामोशी सी छा गई। उसे हौसला हुआ और वो उम्मीद भरी नजरों से बीजी को देखने लगी। सबको मालूम था कि उसका अगला सवाल क्या होगा। एक माँ अपनी गोद से लिपटे हुए बच्चे को ही पूछती है। वो इस कदर वाजिया अल्फाज में बोली, बीजी इस बस्ती में। आगे जो कुछ उसने कहा उसने सारी औरतों को दम बखुद कर दिया। औरतों और खुद बीजी के वहमो गुमान में भी सवाल नहीं था जो उस औरत ने किया था। न उसने अपने बच्चे का पूछा था, न किसी और का। बीजी को अपनी समात पर शुबा हुआ। क्या कह रही हो तुम बेटी? उन्होंने झुककर फिर सवाल किया। उसने नकाहत से पलकें उठाई और उसकी आंखों में आंसू सितारा बनकर चमके। एक बार उसने फिर अपना सवाल दोहराया, बीजी इस बस्ती में आटा क्या हिसाब मिलता है? हम इंसान किस कदर बेहिस हो गए हैं। हमारे घर में हमारे पास कुत्ते या बिल्लियों के लिए तो रोटी मौजूद है, या अगर रोटी खाना बच जाए तो हम उसे किस कदर आसानी से कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब, बेकस, बेसहारा, बेबस इंसान हमारी चौखट पर मदद के लिए आए तो हम इसे कितनी आसानी से धत्कार देते हैं, या एक रोटी के बदले बेबस माँ की अजमत मांग दी जाती है। खुदारा ऐसा वक्त अल्लाह किसी को मत दिखाए। मुश्किल वक्त न सिर्फ इंसान पर होता है जो सह रहा हो, बल्कि ये वक्त सब इंसानों पर होता है जो देख रहा भी होता है। लेकिन जमाने ने भी शायद आंखें बंद कर ली हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें और ज्यादा नहीं तो कम से कम एक की मदद कर दे। आज की महंगाई के दौर में लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है।